हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप लोगों का हमारे चैनल विनू स्टडी में स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम आप लोगों को न्यूटन के गति के नियम के बारे में बताएंगे। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। हाँ, चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। न्यूटन की गति के नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। 3 नियम होते हैं गति के, 3 नियम होते हैं। पहला है जड़त्व का नियम, दूसरा है संवेग संरक्षण का नियम। ये जो है जड़त्व का नियम गति का पहला नियम होता है। न्यूटन की गति का पहला नियम होता है जड़त्व का नियम। दूसरा गति के नियम का संवेग संरक्षण का नियम होता है। और तीसरा न्यूटन की गति का तृतीय नियम जो है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। हाँ, क्रिया प्रतिक्रिया क्या होता है कि हमने किसी पर बल लगाया तो बदले में वो भी बल उतना ही लगाता है विपरीत दिशा में। हाँ, किसी को हम दीवार पर ठोकर मारते हैं तो उतना ही चोट हमको भी लगती है। वही चीज़ है, उसने भी हमको बल लगाया। तो यही होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। हाँ, चलते हैं जड़त्व का नियम। सबसे पहले ये जानना जरूरी है बच्चों, जड़त्व होता क्या है। हाँ, जड़त्व को इंग्लिश में इनर्शिया कहते हैं। व्हाट इज जड़त्व? इनर्शिया। तो इसके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। जड़त्व किसी वस्तु की विरामावस्था में रहने या समान वेग से गतिशील रहने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। अब कोई भी वस्तु होती है अगर विरामावस्था में यानी स्थिर अवस्था में, तो वो हमेशा वही चाहेगी कि हम स्थिर अवस्था में ही रहें, विरामावस्था में रहें। अब कोई वस्तु समान वेग से गतिशील है, गतिमान है, गति कर रहा है, तो वो गति ही करना चाहेगा। हाँ, वो उसकी प्रवृत्ति गति करने की ही रहेगी। तो इस प्रवृत्ति को ही जड़त्व कहते हैं। यही कारण है कि गति के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। हाँ, गति के पहले नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। अब जड़त्व प्रत्येक वस्तु का गुण या प्रवृत्ति है। हाँ, जड़त्व क्या है? प्रत्येक वस्तु का गुण या प्रवृत्ति। वो स्थिर रहना चाहता है तो वो स्थिर रहेगा, गतिशील रहना चाहता है तो वो गतिशील रहेगा। वो उसकी अपनी प्रवृत्ति है। जड़त्व को वस्तु के द्रव्यमान से नापा जाता है। हाँ, कोई भी वस्तु होती है उसमें द्रव्यमान जरूरी होता है। हाँ, हर वस्तु में द्रव्यमान होता है, कम हो या ज़्यादा हो द्रव्यमान जरूर होता है। जब द्रव्यमान है तो जड़त्व होगा। ऐसी कोई भी वस्तु नहीं होती है कि जिसमें द्रव्यमान ना हो। हाँ, द्रव्यमान जरूर होता है। इसका मात्रक किलोग्राम होता है। जैसे द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है तो जड़त्व का मात्रक भी किलोग्राम होता है। भारी वस्तु का जड़त्व किसी हल्की वस्तु से अधिक होता है। जितना वस्तु का द्रव्यमान होगा उतना ही जड़त्व होगा। अगर भारी वस्तु है तो उसका जड़त्व भी भारी ज़्यादा होगा। अब आते हैं जड़त्व के नियम पर। ये तो समझ में आ गया है कि जड़त्व होता क्या है। हाँ, अब जड़त्व के नियम पर आते हैं। गति के प्रथम नियम के अनुसार प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है। या तो स्थिर अवस्था में या सरल रेखा में, मतलब सीधी रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। सभी वस्तु अपनी अवस्था का विरोध करती है। सभी वस्तु जो है परिवर्तन का विरोध करती है। कोई वस्तु नहीं चाहती है कि मतलब उसमें परिवर्तन हो। अगर कोई वस्तु पहले से गतिशील है, जब तक कि उस पर कोई व्यक्ति आकर बाहरी और असंतुलित बल ना लगाए तब तक वो वस्तु गतिशील रहना चाहेगी। जब बल लगेगा तो वो रुक जाएगी। हाँ, अब असंतुलित बल क्यों है? संतुलित बल अगर होगा तो वो जो कहते हो रहेगा। ये तो हमने बताया ही है पिछली वीडियो में। असंतुलित में ही दिशा बदलती है। हाँ, वेग होता है।
विरामावस्था या स्थिर वस्तुएं हमेशा विराम में ही बनी रहती है और गतिमान वस्तुएं गति की अवस्था में उसी वेग से बनी रहती है जब तक कि उस पर बाह्य और असंतुलित बल ना लगाया जाए। इस नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं और इसको ना सबसे पहले गैलीलियो ने ही बताया था, इसलिए इस नियम को गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। गैलीलियो के नियम में क्या होता है बच्चों, जैसे ये है अनंत तल से यहाँ से कोई गोली फेंक रहा है तो फिर इसी है ऐसे, जितनी तेजी से ये आएगी उतनी तेजी से ये ऊपर की ओर ये कांच की गोली जाएगी। अगर इसको सीधा कर दिया जाएगा तो उतनी ही दूरी तक, जितनी दूरी से ये आई है उतनी ही दूरी तक वो जाएगी। हाँ, उसका वेग उतना ही रहेगा। तो ये गैलीलियो का नियम है। अब इसका उदाहरण है अब गिलास रखा हुआ है, इसके ऊपर हमने दफ्ती रख दिया और एक सिक्का रख दिया है। हाँ, सिक्का रख दिया तो क्या होता है, दफ्ती पर हम जब फोर्स लगाते हैं तो सिक्के पे तो गति नहीं हो रही है, गति तो केवल दफ्ती पर हो रही है। तो दफ्ती खिसक जाएगी लेकिन सिक्का नीचे गिर जाएगा, सिक्का नहीं गिरेगा। हाँ, ये चीज़ है, दफ्ती पर फोर्स लगा, दफ्ती अलग हो गई लेकिन सिक्का गिलास में गिर गया। हाँ, तो ये जड़त्व का नियम, ये जड़त्व के कारण, क्योंकि इसमें गति नहीं है, गति फोर्स तो हमने इसमें मारा है, बल लगाया है तो ये गतिमान हुआ, ये स्थिर है, ये इसलिए ये नीचे गिर गया। हाँ, तो इस तरह से जड़त्व के नियम के और भी उदाहरण है। अब इधर है, चलती हुई गाड़ी से उतरते समय यात्री को गाड़ी के साथ साथ थोड़ी दूर तक दौड़ना पड़ता है। हम हमेशा देखते हैं कि चलती हुई ट्रेन से कोई यात्री उतरता है तो कुछ दूर तक वो दौड़ता रहता है, क्योंकि उसका जो शरीर है ना वो गतिशील रहता है। हाँ, वो अगर रुक जाएगा एकाएक तो वो गिर जाएगा, क्योंकि उसका शरीर गाड़ी की चलती हुई गाड़ी के साथ वो भी गतिशील है, इसलिए उसको जब वो गति करेगा, दौड़ेगा धीरे धीरे, तो फिर वो गिरेगा नहीं, इससे चोट नहीं आएगी। तो ये ज़रूरी होता है थोड़ी दूर तक उस गाड़ी के साथ साथ दौड़ना। अब तीसरा है, यदि कोई पुस्तक मेज़ पर रखी है तो वह तभी तक उसी अवस्था में स्थिर रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य और असंतुलित बल ना लगाया जाए। अब मेज़ पर कोई पुस्तक रखी, वो वैसी ही पड़ी रहेगी, उसी अवस्था में ही रहेगी जब तक कि कोई आकर बाहरी और असंतुलित बल ना लगाए। हाँ, तभी उसकी अवस्था में परिवर्तन होगा। चौथा है, किसी पेड़ की टहनी को जोर से हिलाने पर उस पर लगे फल टूटकर नीचे गिरने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? हाँ, ऐसा इस कारण होता है बच्चों, क्योंकि पेड़ की टहनियाँ जोर से हिलाने पे तुरंत गति में आ जाती है। हाँ, उसमें वो गति में आ जाती, परंतु उस पर जो फल लगे होते हैं वो विराम अवस्था में रहते हैं। जड़त्व के कारण वो विराम अवस्था में रहते और टहनी के हिलने पर वो अलग हो जाते। वो गति है, वो स्थिर है, दोनों अलग हो गए। तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण वो नीचे गिरते हैं। जब वो टूटते हैं तो पृथ्वी में जो एक आकर्षण बल होता है जिससे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, पृथ्वी उसको अपनी ओर खींच लेती है और वो नीचे की ओर गिर जाता है। ठीक है बच्चों, आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं जड़त्व के प्रकार पर, काइंड्स ऑफ इनर्शिया। हाँ, तो जड़त्व जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है विराम का जड़त्व, दूसरा होता है गति का जड़त्व, तीसरा होता है दिशा में जड़त्व। पहला विराम का जड़त्व पे आ जाते हैं। जो वस्तु विरामावस्था में रहती है तो वो विराम में ही रहना चाहती है। हाँ, वो अपनी अवस्था को बदलना नहीं चाहती है, वो हमेशा परिवर्तन का विरोध करेगी। जब तक कि उस पर बाह्य और असंतुलित बल ना लगाया जाए तब तक वो विराम अवस्था में ही रहेगी। असंतुलित बल बच्चों इसलिए ज़रूरी है कि इसी से ही वस्तु गति करती है। दूसरा है गति का जड़त्व। गति का जड़त्व क्या है? कोई वस्तु गतिमान है तो वो हमेशा गति करना चाहती है, रुकना नहीं चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य और असंतुलित बल ना लगाया जाए। जब लग जाएगा तेजी से तो वो रुक जाएगी।
तो इसका उदाहरण है, जैसे चलती हुई साइकिल में जब ब्रेक लगाते हैं तो उसमें असंतुलित बल आ जाता है, उत्पन्न हो जाता है। जब ताकत लगती है ना, ब्रेक लगाते हैं तो साइकिल रुक जाती है। वही असंतुलित बल होता है। दूसरा है, जब साइकिल को चलाना शुरू करते हैं तो पहली बार पैडल को बहुत तेज़ी से मारना पड़ता है। जब हम साइकिल को चलाना शुरू करते तो स्टार्टिंग में होता है बहुत दम लगा करके हमें पैडल को मारना पड़ता है। तो जब एक बार दो बार मार देते हैं और साइकिल चलने लगती है तो फिर वो आराम से पैडल घुमाते हैं। हाँ, नॉर्मली तरीके से मारना पड़ता है तो साइकिल अच्छे से चलती रहती है। अब ये ग्राफ द्वारा बता दे रहे हैं कि अब साइकिल को आगे बढ़ाना है तो हमको बहुत तेज़ी से पैडल को मारना पड़ता है थोड़ी देर तक, एक दो बार। हाँ, फिर इसके बाद जो है रुक जाता है, फिर नॉर्मल हो जाता है, फिर साइकिल सीधी चलती रहती है, आराम से चलती रहती है। फिर इसको जब रोकना होता है तो हम ब्रेक लगाते हैं और फिर वो स्थिर हो जाती है। तो यहाँ पर जो होता है एक फोर्स लगता है, हाँ, एक्स्ट्रा फोर्स, जो कि शुरू में जब पैडल को तेज़ मारते हैं तो वो एक एक्स्ट्रा फोर्स होता है। हाँ, तभी साइकिल आगे बढ़ती है और फिर नॉर्मली जो है आराम से पैडल मारते हैं और साइकिल सीधी चलती रहती है। जब रोकना होता है तो ब्रेक लगाते हैं तो साइकिल रुक जाती है, विराम अवस्था में आ जाती है। तीसरा है दिशा में जड़त। जब कोई वस्तु या गेंद को फेंका जाता है तो गेंद सीधी रेखा में ही जाएगी, अपनी आप दिशा नहीं बदले। किसी वस्तु को हम फेंकेंगे तो वो सीधी ही जाएगी। हाँ, वो अपनी आप दिशा कभी नहीं बदलती है जब तक कि उस पर बाह्य और असंतुलित बल ना लगाया जाए। दिशा को बदलने के लिए बल्लेबाज को अपने बल्ले से गेंद को मारकर उसकी दिशा बदलनी पड़ती है। जब कोई गेंदबाज फेंकता है बॉल को तो बल्लेबाज जो अपने बैट से उस गेंद को मारता है तेज़ी से और दिशा बदल जाती है। मतलब यूँ कहें कि बल्लेबाज गेंद को मारकर दिशा उसकी बदल देता है। कभी कभी ऐसा भी होता है खेल के मैदान में कि मतलब गेंदबाज जो होते हैं वो ज़मीन पर टिप मारती है, ज़मीन पर पहले मारती है, तो इसकी वजह से भी गेंद की दिशा बदल जाती है। तो इस तरीके से भी गेंद की दिशा बदली जाती है। गति का प्रथम नियम जड़त्व पर आधारित है बच्चों। हाँ, ये तो अब आते हैं गति का प्रथम नियम। हाँ, प्रथम नियम उदाहरण है, जब हम किसी कार में यात्रा करते हैं तो चलती हुई कार के सापेक्ष हमारा शरीर गति की अवस्था में रहता है। सही बात है, जब कार में हम चलते हैं तो कार के साथ साथ हमारा शरीर भी जो है गति की अवस्था में रहता है। परंतु जब ब्रेक लगाया जाता है तो गाड़ी के साथ साथ सीट भी विराम अवस्था में आ जाती है। जब गाड़ी रुकती है, कार रुकती है तो सीट भी जो है रुक जाती है। तो सीट से जो सटा हुआ हमारा बॉडी है वो स्थिर रहेगा, लेकिन जो अलग है वो गतिमान रहता है। तो परंतु हमारा शरीर जड़त के कारण गतिज अवस्था में रहता है। हाँ, इसलिए हमारा शरीर ब्रेक लगने पर आगे की तरफ तेजी से झुकता है। हाँ, इससे हमें गहरी चोट भी लग सकती है। यही कारण है कि कार में यात्रा करते समय सुरक्षा बेल्ट का उपयोग करते हैं। ये सुरक्षा बेल्ट हमारे आगे बढ़ने की गति को धीमा करते, वो आगे तो बढ़ता है लेकिन वो रोक लेता है। इसीलिए ज़रूरी होता है कि सुरक्षा बेल्ट लगाया जाए। अब गति के प्रथम नियम से हमें ये पता चलता है बच्चों कि किसी वस्तु पर असंतुलित बल लगाने से गति करता है, अर्थात किसी वस्तु पर असंतुलित बल लगाया जाए तो यह बल के कारण गति करता है। ये ठीक है। अब गति का प्रथम नियम यह बताता है कि किसी वस्तु पर लगने वाला असंतुलित और बाह्य बल उसके वेग में परिवर्तन करता है। हाँ, और वस्तु त्वरित हो जाता है। अब हम जो है वस्तु है उस पर हम बाह्य बल लगा रहे हैं तो शुरू में स्थिर है, फिर जब हम बाह्य बल लगा रहे हैं, असंतुलित बल लगा रहे हैं तो वो आगे की ओर बढ़ेगी, तो वेग में परिवर्तन होगा। कहाँ वो स्थिर था, कहाँ वो आगे बढ़ गया। तो उसमें जब वेग में परिवर्तन होता है तो त्वरण उत्पन्न हो जाता है बच्चों, वो वस्तु तुरंत त्वरित हो जाती है। अब जैसे ये है,
कि जो है 35 न्यूटन ये मतलब वस्तु रखा हुआ है कि वस्तु है, भारी वस्तु है, इसमें 35 न्यूटन का यहाँ से बल लगाया जा रहा है, इधर से 10 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है। जाहिर सी बात है फोर्स ज़्यादा है तो ये इधर की ओर बढ़ेगा, आगे की ओर बढ़े। कहाँ प्रारंभिक वेग u शून्य था, 0 था, वो स्थिर था। जब इधर से ज़्यादा फोर्स लगा तो खिसक कर बच्चों इधर आ गया, तो अंतिम वेग क्या हो गया, v हो गया, मतलब बढ़ गया। वेग में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, कहाँ वो विराम था और कहाँ आगे बढ़ गया, तो वेग में परिवर्तन हो गया। इस वजह से जब वेग में परिवर्तन होता है तो त्वरण उत्पन्न हो जाता है। हाँ, वेग में जहाँ परिवर्तन होता है तो त्वरण उत्पन्न होता है। अब परिवर्तन बच्चों दो प्रकार का होता है, या तो अंतिम वेग बड़ा हो प्रारंभिक वेग से, जैसे v अंतिम वेग है, ये बड़ा होता है तो ऐसे बनता है, इधर की ओर मुंह खुला रहता है, और ये प्रारंभिक वेग है। तो इसमें ये होता है त्वरण हो रहा है, क्योंकि जो प्रारंभिक वेग शून्य है और जब आगे बढ़ा तो उसमें तेज मतलब वेग आया, उत्पन्न हुआ, तेज हुआ, तो त्वरण हो रहा है। और यह प्रारंभिक वेग जो है बड़ा हो अंतिम वेग से, तो इस तरह से लिखा जाता है यू प्रारंभिक वेग ऐसे मुंह खुला हुआ रहता है और v ऐसे होता है, तो इसका मतलब मंदन हो रहा है। कभी कभी साइकिल तेज रफ्तार से चलती अचानक ब्रेक लग जाता है, स्लो हो जाता है, तो वेग में परिवर्तन तो भी हो रहा है बच्चों, क्योंकि प्रारंभिक वेग तेज है और अंतिम वेग स्लो हो गया, तो इसको कहा जाता मंदन हो रहा है, मंदन हो रहा है। धीमा हो जाने को कहते हैं मंदन। पहले तेज था, प्रारंभिक वेग तेज था, फिर ब्रेक लगने से वो स्लो हो गया, तो अंतिम वेग क्या हो गया, वो धीमा हो गया, मंदन हो गया। अब परिवर्तन तो भी हो रहा है, त्वरण तो भी हो रहा है, तो मतलब साफ है कि शुरू में गाड़ी धीरे धीरे चलती है, वही बाद में तेज हो गई तो पौष्टिक त्वरण हो रहा है, पौष्टिक त्वरण उत्पन्न हो गया। वही गाड़ी शुरू में तेज चलती है और ब्रेक लगाने पे गाड़ी धीमी हो जाती, तो इसका मतलब क्या होता है, मंदन हो गया, तो इसको हम निगेटिव त्वरण कहते हैं। हाँ बच्चों, निगेटिव त्वरण कहते हैं। तो त्वरण इजिकल टू क्या होता है, वेग में परिवर्तन। वेग में परिवर्तन यानी v माइनस यू, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा t, समय हमेशा t रहता है, समय रहता है, तो त्वरण का सूत्र क्या है, ये है बच्चों। अब आते हैं द्रव्यमान पर। किसी वस्तु में द्रव्यमान होता है क्या है, किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्यमान की मात्रा उस वस्तु का द्रव्यमान होता है, उस वस्तु को द्रव्यमान कहते हैं। कोई भी वस्तु है उसमें पदार्थ होता है, किसी न किसी पदार्थ से वो बना होता है, जितनी मात्रा में वो पदार्थ होता है वही उस वस्तु का द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान को m से लिखा जाता है, इसी ग्राम या किलोग्राम में मापा जाता है। द्रव्यमान किसी वस्तु की जड़त्व का माप होता है। हाँ, द्रव्यमान होगा तभी जड़त्व होगा, तो अब जड़त्व भी किलोग्राम, उसका भी मात्रक किलोग्राम है और द्रव्यमान का भी किलोग्राम है। तो जड़त्व और द्रव्यमान में अंतर जरा देख लेते बच्चों। पहला है किसी वस्तु का गुण या प्रवृत्ति जड़त्व होता है, उसको स्थिर रहने का मन है तो वो स्थिर रहेगा, गतिमान है तो गतिमान, वो उसकी प्रवृत्ति जड़त्व कहलाती है। हाँ, लेकिन द्रव्यमान किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा होता है। दूसरा है किसी वस्तु के जड़त्व को उसके द्रव्यमान से मापा जाता है। द्रव्यमान ज़्यादा होगा तो जड़त्व भी ज़्यादा होगा, लेकिन द्रव्यमान को स्वयं से ही मापा जाता है। द्रव्यमान को स्वयं से ही मापा जाने वाली राशि है, ये भी, इसका भी मात्रक किलोग्राम है तो इसका भी मात्रक किलोग्राम है बच्चों। अब बच्चों वीडियो को अंत कर रहे हैं, और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम संवेग संरक्षण का नियम बताएंगे।